हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक साथ 5 हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगे। बस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार कोई डरावनी कहानियाँ सुन रहे हैं तो कहानियाँ सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। रात के अंदाज 2 बज रहे थे। अचानक फोन बजने की आवाज सुनकर नींद टूट गए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा के। हालांकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से अनिल मल्होत्रा डॉक्टर बने हैं तब से उनके पास दिन रात ऐसे कई फोन कॉल आते रहते हैं, और किसी जरूरी फोन आने के कारण ऐसे आधी रात में उन्हें बाहर जाना भी पड़ा कई बार। नींद भरी आंखों से उस फोन कॉल को रिसीव किया डॉक्टर अनिल मल्होत्रा, और उस कॉल को रिसीव करते ही फोन के उस पार से बहुत दर्द भरी आवाज में किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आप जल्दी आइए डॉक्टर साहब। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। आप जल्दी आइए, आप जल्दी। डॉक्टर अनिल मल्होत्रा कुछ कहने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अनिल मल्होत्रा ने घुमाकर उस नंबर पे कॉल बैक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फुल रिंग होकर कॉल कट हो गया। उस पार से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। बड़े मुश्किल में पड़ गए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। हालांकि बात यह है कि ये कॉल जिसने किया था डॉक्टर अनिल मल्होत्रा उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। गले का आवाज सुनकर ही डॉक्टर साहब उन्हें पहचान गया है। बहुत दिन से एक बहुत कठिन बीमारी में भोगत रहा है ये दिनेश पटवारी। सुना है एक समय किसी इलीगल बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे ये दिनेश पटवारी। उस बिजनेस के दौरान काफी पैसा भी कमाया है उन्होंने, लेकिन अब उनके उस बीमार के कारण हो या कोई अन्य कारण, उनके सारे रिश्तेदार उन्हें एकदम अकेला छोड़कर चला गया है। अपने मकान में अब अकेला ही रहता है मिस्टर दिनेश पटवारी। घर का सारा काम करने के लिए एक काम वाली भी रखा है उन्होंने, लेकिन वो काम वाली भी रात में अपनी घर चली जाती है। काफी कुछ सालों से डॉक्टर अनिल मल्होत्रा ही उनके ट्रीटमेंट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से उनका शरीर थोड़ा ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। एक मोटा जैकेट और टोपी पहनकर साथ में कुछ सामान लेकर निकल पड़ा डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है। ठंड से कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट किया उन्होंने। इतनी रात में उन्हें अब अकेला ही गाड़ी चलाकर जाना होगा करीब 15 किलोमीटर रास्ता। रास्ता एकदम अंधेरा, घने कोहरे की चादर बिछी हुई है चारों ओर। खाली सुनसान रास्ते से गाड़ी काफी तेजी से सामने की ओर बढ़ने लगी। करीब आधा घंटा काफी तेजी से गाड़ी चलाकर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा पहुंच गए मिस्टर दिनेश पटवारी के घर के सामने।
जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर के अंदर जाकर दरवाजा खटखटाया उन्होंने। दोबारा धक्का देने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही अंदर से दरवाजा खोल गया। अरे ताज्जुब बात है, घटना देखकर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा भी काफी आश्चर्य हो गया। उनके सामने दरवाजा खोलकर चेहरे पर एक अद्भुत सा मुस्कान लेकर खड़े हैं खुद दिनेश पटवारी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें कोई कठिन बीमारी हुआ है। चेहरे पर दर्द का कोई निशान भी नहीं। डॉक्टर अनिल मल्होत्रा खुद ही भूल गए हैं कि उनका ये रूप उन्होंने कितने दिन पहले देखा था। आइए आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। मुझे इस अवस्था में देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, है ना? पर आप थोड़ा देर आकर अच्छा ही किया डॉक्टर साहब। सच कहूँ तो मेरे शरीर में अब और कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हैरानी आंखों से सुन रहे थे डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। उन्हें किसी तरह समझ में नहीं आ रहा कि जिसे थोड़ी देर पहले बात करते वक्त दर्द के मारे जान निकल रही थी, वो इंसान इतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकता है? ये सब सोचते हुए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा धीरे धीरे घर के अंदर गया और घर के अंदर कदम रखते ही डर के मारे पूरा शरीर थर थर कांप उठा उनका। अरे अरे ये क्या है? ये कौन सा रहस्यमय घटना घट रहा है आज उनकी आंखों के सामने? डॉक्टर अनिल मल्होत्रा ने देखा घर के अंदर बिस्तर पर पड़े हैं मिस्टर दिनेश पटवारी के लाश। डर की एक लहर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा के चेहरे पे उठ गई। उन्होंने कहा, अरे 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 ये क्या आप मेरे सामने खड़े कैसे हो सकते हैं? आप तो जिंदा नहीं है। आप तो मर चुके हैं। हल्का सा एक मुस्कान खिल गए मिस्टर दिनेश पटवारी के चेहरे पर। उन्होंने कहा, जिंदा तो आप भी नहीं है डॉक्टर साहब, मर तो आप भी गए हैं। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। तेज बरसात की एक रात शहर के चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। शहर की सारी रोशनी एक साथ बुझ गए हैं। ठीक ऐसा ही एक रात में आप खो गए हैं शहर के एक अनजान रास्ते पे। सिर्फ एक घना अंधेरे के सिवाय आपको और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक ऐसी परिस्थिति में आपके साथ मुलाकात हुई एक
अनजान रहस्यमय आदमी की, जिसे आप जानते भी नहीं और पहचानते भी नहीं। अंधेरा होने की वजह से आप उसे देख भी नहीं सकते, सिर्फ उसका आवाज़ें सुनकर और उसे छूकर आप उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो ठीक से अपने हेडफोन्स को अपने कान में लगा लीजिए और सुनिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी अंधेरा 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 अंधेरा। सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। काफी कुछ साल पहले की बात है। बरसात के मौसम में एक रात बहुत भारी बरसात होने के कारण पूरा कलकत्ता शहर एकदम पानी में डूब गया था। शायद ये बात सभी जानते हैं। वैसे कलकत्ता शहर के रास्ते पे पानी जम जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा बारिश होते ही शहर के काफी कुछ रास्ते पे 1-2 फीट ऊंचाई तक पानी जम जाता है। लेकिन उस रात की बात कुछ और ही था। वैसा तेज और भयानक बरसात लगभग 40 साल के अंदर किसी ने होते हुए नहीं देखा था। शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी टूटकर रोशनी से भरा हुआ चकाचौंध शहर एकदम शमशान बन गया था। पार्क सर्कस 7 पॉइंट के पास मेरा घर है। उस दिन शाम को किसी काम की वजह से मैं भवानीपुर गया था। काम खत्म करते करते 7 बज गए थे। वापस लौटते वक्त चाय पीने के लिए एक दुकान में जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हुआ है। घर से निकलते वक्त मैं अपने साथ छतरी लेकर निकला था, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं था। दुकान के अंदर आराम से बैठकर मैं चाय पीने लगा। चाय पीते पीते 15-20 मिनट गुजर गए। चाय ख़त्म करके पैसा देकर दुकान के बाहर कदम रखते ही अचानक कहीं से एक ठंडा हवा आकर धक्का देकर मुझे वापस दुकान के अंदर घुसा दिया। साथ साथ आसपास कहीं पे बहुत ज़ोर से बिजली गिरा। इस बार शुरू हुआ भयानक तूफान के साथ एक भयानक तेज बरसात। मैं वापस दुकान के अंदर जाकर फिर से एक कप चाय लेकर बैठ गया। बाहर बारिश के साथ ठंडा हवा धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। देखते देखते रात 9 बज गए। धीरे धीरे रास्ता भी एकदम खाली हो गया। इस बार मैं और चुपचाप नहीं बैठ पाया। जैसे भी हो मुझे रात को घर पहुंचना ही होगा, लेकिन जाऊं कैसे? इतनी तेज बारिश में छतरी भी कोई काम नहीं आएगा। ठीक इस समय अचानक एक जोर सा हवा और इलेक्ट्रिक तार टूटकर बंद हो गए शहर की सारी इलेक्ट्रिक लाइट। पूरा शहर डूब गए
अंधेरे के एक गहरा कुएं में चारों तरफ छा गए एक अजीब सा सन्नाटा। दुकानदार एक मोमबत्ती जलाकर कहा, तार टूट गया है, सुबह होने से पहले और बिजली नहीं आएगा। मैंने दरवाजे के बाहर मुंह बढ़ाकर देखा। रास्ता एकदम सुनसान, चारों तरफ एक गहरा काला अंधेरा और बारिश की छमछम छमछम आवाज़ें गूंज रहा है। मैंने देखा घड़ी में 12 बजने से और कुछ ही मिनटों बाकी है। मेरे अंदर चिंता बढ़ने लगी। दुकानदार तो दुकान के अंदर सो जाएगा, लेकिन मुझे तो रात को घर पहुंचना ही होगा, क्योंकि घर पे मेरे बीवी बच्चे अकेले हैं। शायद काम वाली भी काम ख़त्म करके अपनी घर चली गई होगी। मैंने देखा मोमबत्ती की रोशनी भी एकदम धीर हो गई है। शायद और 1-2 मिनट बाद वो भी बुझ जाएगा। दुकानदार ने कहा, साहब लग रहा है बारिश थोड़ा सा कम हुआ है। यही वक्त है साहब, अगर जाना है तो अभी जाइए, वरना यही रुक जाइए आज रात। मैंने देखा, हाँ, हवा एकदम रुक गया है और बारिश थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। नहीं, और देर नहीं करना चाहिए, यही समय है। मैं जल्दी छतरी लेकर निकल पड़ा और उस अंधेरे में सीधे अपने घर की तरफ जोर कदमों में चलने लगी। 10-15 मिनट चलने के बाद अचानक एक चीज़ ख्याल आते ही मैं रुक गया। घर जाने की बात सोचकर मैं निकल तो पड़ा, लेकिन इस गहरे अंधेरे में मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये तो मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा हो भी सकता है कि जिस तरफ मेरा घर है मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। नहीं, एक जगह पर चुपचाप खड़े रहने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। जिस तरफ हो मुझे चलना चाहिए। अगर ऐसे चलते चलते कहीं पे रोशनी दिखाई दे या एक भी आदमी से मुलाकात हो जाए तो ही इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। मैं फिर से चलना शुरू किया और खुद से कहने लगा, हे भगवान, मैं क्यों निकला था आज घर से? अगर निकला ही था तो उस दुकान में क्यों नहीं रुक गया? अचानक एक पत्थर से टकराकर मैं सीधे पानी में गिर गया। छतरी हाथ से फिसलकर कहीं खो गई। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और सोचने लगा कि ऐसे रास्ते के बीचों बीच चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे रास्ते के एक साइड होकर चलना चाहिए। अगर किसी घर का दरवाज़ा मिल जाए तो दरवाज़ा खटखटाकर घर वालों को उठाया जा सकता है और रात को रहने के लिए एक जगह मिल सकता है, वरना कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। मैं धीरे धीरे रास्ते के एक तरफ जाकर दोनों हाथ सामने की तरफ बढ़ाकर धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे थोड़ी देर तक चलने के बाद मैं एक दीवार से टकराया। इस बार मैं उस दीवार पर हाथ रखकर
धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे 20-25 कदम चलने के बाद मुझे एक काठ का दरवाज़ा मिला। उस दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई है? कोई है क्या? दरवाज़ा खोलिए, कोई है? कोई है क्या? नहीं, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा जैसे बंद था वैसे ही बंद रहा। घर के अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मेरी आवाज़ें उस गहरे सन्नाटे के अंदर चारों तरफ गूंजता रहा। फिर से एक और दरवाज़ा ढूंढकर मैंने और ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और चिल्लाया, लेकिन इस बार भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे घर के अंदर कोई है ही नहीं। धीरे धीरे मेरे हाथ पैर बेबस होने लगे। अजीब अजीब सा ख्याल आने लगे मेरे दिमाग में। अच्छा, शहर के सभी लोग मर तो नहीं गए? अगर सब लोग मर ही गया तो मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूँगा? अच्छा, किसी तरह से मैं अंधा तो नहीं हो गया? वरना ये कैसे हो सकता है कि पिछले 2 घंटे से मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं एकदम पागलों की तरह हो गया। सच में मैं अंधा हो गया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मैं फिर से एक और दरवाज़ा ढूंढकर उस दरवाजे पर और भी ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए चिल्लाने लगे, दरवाज़ा खोलिए, कोई है क्या? मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ, एक बार के लिए दरवाज़ा खोलिए, कोई है क्या? मेरे पीछे से बहुत शांत आवाज़ में किसी ने कहा, आप बेकार में चिल्ला रहे हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है जो आपका आवाज़ सुनकर आएगा। ये सब दुकान है, दुकान। हाँ, कौन है? पीछे मुड़कर अंधेरे में मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर से आवाज आया, डरिए मत, आइए मेरे साथ आइए, ये लीजिए मेरा हाथ पकड़िए। मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ महसूस किया किसी ने बहुत कस के मेरा हाथ पकड़ लिया, और उस हाथ को पकड़ते ही मैंने महसूस किया वो हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। मुझे काफ़ी ठंड लगने लगा। ठंड से कांपते हुए मैंने उनसे पूछा, अच्छा भाई, क्या मैं अंधा तो नहीं हो गया? नहीं, बहुत गहरा अंधेरा है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप डरिए मत, मैं आपको ठीक आपके घर पे पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, मेरा घर पार्क सर्कस 7 पॉइंट के पास है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद काफी कुछ समय तक हम दोनों चुपचाप चलता रहा। मैंने देखा वो अनजान रहस्यमय व्यक्ति उस अंधेरे में काफी आसानी से सभी समस्या हटाकर मुझे साथ लेकर सामने की तरफ बढ़ रहा है।
जैसे उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा इस अंधेरे में आपको कैसे दिखाई दे रहा है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, मैं ना भवानीपुर के एक दुकान में चाय पीने के लिए रुका था, लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं कहाँ चला आया था ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा आप बोल सकते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा था? उन्होंने जवाब दिया, आप नीमतला शमशान के पास खड़े थे। क्या नीमतला शमशान? डर से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। इसके बाद थोड़ी देर तक हम दोनों फिर से चुपचाप। अचानक मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप है कौन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर आपका कोई फायदा नहीं है। आप मेरे बाईं तरफ आ जाइए। उस तरफ एक मैनहोल का मुंह खुला है। आपको पानी की आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या? अगर आप एक बार उस मैनहोल के अंदर गिर गए तो मैं जल्दी उनके बाएं तरफ चले गई। उन्होंने कहा, बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। शहर के बीचों बीच काली मंदिर के चारों तरफ करीब 5-7 फीट की ऊंचाई तक पानी जम गया है। आप वहां से नहीं जा सकते। मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एकदम शमशान बन गया है। कहीं पे रोशनी नहीं है, आवाजें नहीं है और इंसान भी नहीं है। वैसा लगता है क्योंकि शहर की जिंदगी है रोशनी और रास्ता। अगर शहर के रास्ते पे इंसान नहीं रहेगा और कहीं पे रोशनी नहीं रहेगी तो शहर और शमशान के बीच कोई फर्क नहीं रहता है। मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एकदम भूत नगरी बन गया है। क्या आपको पता है भूत प्रेत को ऐसा अंधेरा रातें बहुत पसंद होता है। अच्छा आप जब अकेले उस दरवाजे पर खटखटा रहे थे, अगर उस समय एक भूत के साथ आपका मुलाकात होता तो आप क्या करते? क्या करता मतलब? शायद हार्ट फेल होकर मैं मर ही जाता। बहुत अच्छा हुआ कि किसी भूत के साथ आपका मुलाकात होने से पहले मेरे साथ आपका मुलाकात हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, भूत से लोग इतना क्यों डरता है? एक इंसान जो जिंदा था वो सिर्फ मर गया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अरे क्या बात करते हैं आप? भूत मतलब एक प्रेत आत्मा। उसका हाल चाल, घूमना फिरना, खाना पीना, उसकी प्रकृति कुछ भी नहीं जानते हम।
तो क्या हम उससे डरेंगे नहीं? हाँ, ये तो आपने एकदम सही कहा। अच्छा, मान लीजिए नहीं, छोड़िए। अनजान किसी डर से मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ये मैं किसका हाथ पकड़कर जा रहा हूँ? फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, अच्छा आपने अपना नाम तो नहीं बताया, और कहाँ रहते हैं वो भी नहीं बताया। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर हम दोनों का मुलाकात हुआ था, उसी जगह के आसपास ही रहता हूँ मैं। आज आपने मेरा जो उपकार किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? शायद और नहीं, लेकिन अगर फिर कभी आप ऐसी मुसीबत में पड़ेंगे, हाँ, तो जरूर मिलेंगे। अच्छा आप क्या करते हैं? कुछ काम तो जरूर करते हैं आप। क्या वो भी नहीं बताएंगे? मैं कुछ नहीं करता। ऐसे ही बेकार में घूमता फिरता रहता हूँ। इसके बाद काफी कुछ समय तक हम दोनों फिर से चुपचाप। आपकी बीवी बच्चे सभी ठीक ठाक है घर पे, आप चिंता मत कीजिए। मैं एकदम चौंक गया। मैं क्या सोच रहा हूँ ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान हमेशा अपने घर वालों के बारे में ही सोचता है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरे घर पे मेरे बीवी है, बच्चे हैं, ये सब आपको कैसे पता चला? मान लीजिए ये मेरा एक अनुमान है। काफी कुछ समय तक हम दोनों एकदम चुपचाप। कौन है ये? किस दुनिया से आया है ये अनजान रहस्यमय आदमी? मैं उनसे पूछने जा रहा था। देखिए आप। नहीं, दोबारा वही बात मत पूछिए। इस बार मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, आप मुझे छोड़ दीजिए मुझे, मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। मेरे मुंह से और आवाज नहीं निकला। अरे डरिए मत, इतनी दूर तक जो आए हैं तो और थोड़ा सा चलिए, आपके घर के एकदम करीब आ गए हैं हम। मेरा पूरा शरीर बेबस हो गया। गला सूखकर काट बन गया। हजारों कोशिश करके भी और एक भी बात नहीं निकला मेरे मुंह से। बस वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरा हाथ पकड़कर सामने की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक ठंडा हवा आकर लगा मेरे चेहरे पे। वो अनजान रहस्यमय आदमी रुक गया और मेरा हाथ छोड़ दिया। इस बार आप अकेले ही जा सकते हैं। यहाँ से गिन गिन कर ठीक 100 कदम चलने के बाद बाएं मुड़ते ही एकदम सामने जो घर नजर आएगा, हाँ, वही आपका घर है। सुबह हो रहा है,
अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं एकदम हक्का पक्का खड़ा रहा। इस बार हंसने की आवाज थोड़ी दर्द भरी लग रहे थे मुझे। उन्होंने कहा, आप बहुत डर गए हैं, है ना? अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। ये रहा आपका छतरी। पानी में गिर गए थे आपके हाथ से। सुबह होने में और ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, अलविदा 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 अलविदा। उनकी वो आखिरी बातें धीरे धीरे हवा में मिल गई। मैं अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके पूछा, आप है क्या? कोई जवाब नहीं आया। मैं आसमान की तरफ अपना सर उठाकर देखा। दूर आसमान के एक कोने में बादलों के पीछे सूरज की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रहा है। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल के एक और नई कहानी पे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनने में बहुत ही मजा आने वाले है, क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। गौरव इस शहर के एक नामजादा साइकोलॉजिस्ट है, पर आज उसके चेंबर के बाहर पेशेंट का भीड़ थोड़ा कम था, इसलिए वो आज थोड़ा जल्दी घर लौटने के बारे में सोच रहा था। गौरव अपना सारा सामान पैक करके निकलने ही वाला था, लेकिन ठीक इस समय किसी ने उसके चेंबर का दरवाजा खटखटाया। गौरव ने सोचा कि शायद वो रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का आया होगा। अपना सामान पैक करते हुए गौरव ने कहा, मैं आज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, ठीक है? तू एक काम कर, तू आज चेंबर बंद कर दे और तू भी आज जल्दी घर चला जा। गौरव के इस बात के जवाब में फिर से दरवाजे पर आवाज हुआ। इस बार गौरव ने पीछे मुड़कर देखा। गौरव ने देखा कि दरवाजे के बाहर खड़ा है प्रकाश। प्रकाश ने कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रकाश गौरव का कॉलेज का दोस्त है। हालांकि उनके सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों बाद अपने कॉलेज के दोस्त को देखकर गौरव ने कहा, अरे प्रकाश, तू यहाँ आ अंदर आ, अंदर आ। इतने दिनों बाद सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? प्रकाश ने गंभीर आवाज में कहा, अपॉइंटमेंट लिया था मैंने आज। हाँ, पर क्यों? घर वाले सब ठीक तो है ना? अरे तू मुझे एक बार कॉल तो कर देता, मैं खुद पहुंच जाता तेरे घर पे। प्रकाश ने फिर गंभीर आवाज में कहा, अरे नहीं, घर वाले सब ठीक है, पर प्रॉब्लम जो है वो मेरा। हाँ तो वही बोल ना, क्या सुविधा हो रहा है तुझे, बोल।
प्रकाश एक नजरों से गौरव को देख रहा था। फिर से पहले की तरह गंभीर आवाज में धीरे धीरे उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा। मैं सोना चाहता हूँ। थोड़ा सोना चाहता हूँ मैं। पर वो लोग मुझे किसी तरह सोने ही नहीं देते। इस बार गौरव ने सीधा बैठकर प्रकाश से पूछा, पर वो लोग है कौन जो तुझे सोने नहीं दे रहा है? प्रकाश ने कहा, नहीं, वो लोग इंसान नहीं है। इंसान नहीं है वो लोग। बोलते बोलते प्रकाश थर थर कांपने लगे। गौरव ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे महसूस हुआ कि प्रकाश का हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। गौरव झट से अपना हाथ हटा लिया और उसे शांत करने के लिए कहा, अरे प्रकाश, कूल प्रकाश। अरे तुझे कुछ नहीं हुआ। तुझे शायद इंसोम्निया हुआ होगा, इसलिए तुझे ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है। अच्छा, तू पहले मुझे बोल कि कब से तुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है? पिछले 2 महीने से ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। आज से 2 महीने पहले हमारे ऑफिस में जिस दिन आग लगा था, उसी दिन रात से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। गौरव को अचानक से याद आया कि प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। आज से 2 महीने पहले किसी कारण आग लग गया था उस कंपनी में। यह घटना गौरव पेपर में पढ़ा था। गौरव ने कहा, उस दिन तू ऑफिस में ही थे? गौरव ने देखा प्रकाश चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर बाद और भी गंभीर आवाज में प्रकाश ने कहा, हमारी कंपनी काफ़ी कुछ दिनों से लॉस में चल रहे थे, इसलिए कंपनी के मैनेजर और कुछ बड़े साहब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। बिना कोई नोटिस देकर एक साथ 15 लोगों को काम से निकाल दिया गया। उनमें से किसी का भी फाइनेंशियल परिस्थिति ठीक नहीं था। किसी के घर में उसके माँ बीमार में पड़े थे, तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पा रहा था, और कोई दिन में एक बार खाना खाकर जी रहे थे। गौरव ने कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है, पर उस आग लगने के कारण वो कंपनी ही तो अब बंद हो चुका है। अगर उन लोगों को नौकरी से ना भी निकलता, कुछ दिन बाद तो उन लोगों को वो नौकरी खुद ही छोड़ना पड़ता। गौरव की बात सुनकर प्रकाश थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगा। गौरव को लगा जैसे प्रकाश की दोनों आंख अचानक से जलने लगे हैं। धीरे धीरे हंसते हुए और भी गंभीर आवाज में प्रकाश ने कहा, उस दिन वो 15 लोगों ने ऑफिस के अंदर ही एक साथ अपने शरीर में आग लगा दिया था, और उसी आग में पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया था उस दिन। गौरव चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा शायद इसी घटना के कारण प्रकाश को ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है। ठीक इस समय अचानक प्रकाश अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और गौरव के एकदम सामने जाकर कहा, हे गौरव, तुझे सुनाई दे रहा है? वो लोग यहाँ पर भी आ चुका है वो लोग। गौरव को सुनाई दिया एक साथ कई लोगों की चीखने की आवाज। कई लोग एक साथ मौत की पीड़ा से चिल्ला रहे हैं। अनजान किसी डर से गौरव का शरीर थर थर कांप उठा। घबराते हुए आवाज में गौरव ने प्रकाश को कहा, भाई प्रकाश, यहाँ से चल, बाहर चल। लेकिन प्रकाश धीरे धीरे फिर से कुर्सी में जाकर बैठ गया और धीर आवाज में कहा, वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे गौरव। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं तो उन 15 लोगों में से ही एक हूँ।
गौरव चौंक कर इस बार प्रकाश की ओर देखा और उसका डर इस बार एक भयानक आतंक में बदल गया, क्योंकि गौरव ने देखा कि उसके सामने बैठे हुए प्रकाश के पूरे शरीर में आग जल रहा है। उसके जलते हुए शरीर से मांस, हड्डी और चमड़ा पिघलकर नीचे फर्श पर गिर रहा है और प्रकाश धीरे धीरे बस एक ही बात कह रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रहा है गौरव। मैं सोना चाहता हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। मुंबई, वो शहर जहां लोग आंखों में सपने बसाए आते। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा ना इस शहर को जिंदा रखती है, पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज जिनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहां चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे का राज जानने की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी शेखर, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और राघव के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरीवली के 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे, जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताते। इन तीनों की लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज के। हर दिन सुबह जब 3 बजे ये अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता, और वो ये कि उन तीनों में से किसी ने भी रात को बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर सताता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे बहुत नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने घर में टीवी को 3-4 बार खुद ब खुद स्टार्ट होते हुए देखा है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम शेखर, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और राघव की कहानी की बात करें, तो घटनाएं सिर्फ लाइट के ऑन रहने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। मुंबई के बोरीवली इलाके में 2 BHK का फ्लैट, जिसमें शेखर, नंदिनी और राघव 3 महीने से रह रहे थे। हर सुबह 3 बजे जब वो कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट्स स्विच ऑन पाते। इस घटना का जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे, और शाम ठीक 6 बजे
घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता, जो पूरे घर में खेलता रहता और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता रहता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है और इसीलिए शायद वो बाई के इस बच्चे के सारे नखरों से परेशान होते हुए भी अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। शेखर और नंदिनी जब घर लौटे तो पाया कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा शायद बाई उस दिन जल्दी काम पर आ गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उन्हें लगा शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल वाले शर्मा जी के घर पे काम करने के लिए चली गई होगी। शेखर बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उसके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने जाए, ये उन्हें मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद शेखर और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए काम वाली बाई के बारे में पता लगाने। शर्मा जी का जवाब सुनकर दोनों एकदम हक्के पक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों के लड़ी लिए वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे और उन्हें पार्टी के लिए देर भी हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना तैयार होके पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद राघव घर लौटा और उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है, घर लौटने के बाद राघव ने क्या देखा होगा? शेखर और नंदिनी ने अपने घर में काफी अजीबोगरीब चीज नोटिस करने के बाद सब कुछ पीछे छोड़ शाम की पार्टी के लिए अपने घर से निकल पड़े। ओवर टाइम करने के बाद राघव करीबन 8 बजे रात को अपने घर पहुंचा। राघव ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम के लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने भी जाना था। रूम में एंटर करके राघव ने अलमारी खोलकर अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। राघव ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि राघव ने देखा बाथरूम के फर्श और दीवार पर सिर्फ खून ही खून के थप्पे थे। डरे हुए राघव ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज को सुनकर रुक गए। ये आवाज राघव के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से राघव अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राघव ने देखा उसके भाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छिपाए बैठा है। राघव ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। ये सवाल सुनकर
उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तेज और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जिनमें कई राज समाये हो। बाथरूम में खून और बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव को देखकर राघव अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए राघव के फोन कॉल के तुरंत बाद ही शेखर और नंदिनी पार्टी को छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। राघव, शेखर और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह किसी घर में लाइट का अपने आप ऑन होना शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हो सकता है, लेकिन बाथरूम के चारों तरफ खून के छींटे और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति में काम वाली बाई के बच्चे का उनके घर में मौजूद होना और दूसरे ही पल उसका गायब हो जाना शेखर, नंदिनी और राघव के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर रहा था। राघव शेखर और नंदिनी को साथ लेकर जब उन्हें बाथरूम में खून के छींटे दिखाने ले गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहां पर कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थी। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा। इसके बीच शेखर ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके दोस्त राघव के साथ भी थी सारी घटनाएं बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण उस परिवार के कर्ता ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या करी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजरना भी शेखर, नंदिनी और राघव के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मन घड़क मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन काम वाली बाई के बेटे का बेवदास्त बदरूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात शेखर, नंदिनी और राघव उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया था कि सुबह होने के साथ ही वो इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन सुबह जब काम वाली बाई उनके घर आई तो शेखर, नंदिनी और राघव तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और बेवदास्त परिस्थिति में उसके बेटे की मौजूदगी पर। 5 मिनटों तक स्तब्ध रहने के बाद काम वाली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही बात कही कि उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है।
इविल नाइट में राहुल के साथ। ये घटना आज से अंदाज 7-8 साल पहले की है। उस समय मैं और मेरे परिवार एक गांव की एक पुरानी रेल स्टेशन के पास रहते थे। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय मुझे बहुत नशे की आदत थी। हर रोज़ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके शराब पिया करते थे। हम सबका नशा करने की एक पसंद वाली जगह था और वो जगह था एक ट्रेन लाइन के ऊपर। वो जगह बहुत ही अंधेरा और जंगलों से भरा हुआ था। एक सिर्फ स्टेशन गार्ड के अलावा दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। उस जगह से सभी लोग डरते थे। लोग कहते थे कि उधर बहुत लोगों की मौत हुई है, पर हम सब ये बातों से डरता नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रकार सुविधा था। एक रात हम 4 दोस्त मिलके शराब पीकर उस जगह पर सोए हुए थे। वो रात पूर्ण चंद्रों की रात था, इसलिए हमारे चारों तरफ चांद की रोशनी थी। हम 4 दोस्त ही बहुत गहरी नशे में डूब गए थे और मुझे हल्का सा नींद आया। और ठीक उस वक्त मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दिया। और उस आवाज को सुनते ही मेरा नशा एकदम छूट गया और मैं बैठ के जब सामने की तरफ देखा तो मुझे ट्रेन लाइन के ऊपर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मैंने देखा वो बच्चा ट्रेन लाइन के ऊपर सोकर रो रहा है और उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि यहाँ के आसपास कहीं पे एक भी घर नहीं है। तो ये बच्चा यहाँ पर कहाँ से आया? इसके बाद मैं अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर वो सब इतने गहरे नशे में डूब गए थे कि बहुत जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी किसी का होश नहीं आया। फिर मैं फ़ोन पर समय देखा, रात 3:40। अंदाज 20 मिनट तक वो बच्चा उधर सोकर रोया था और 20 मिनट बाद वो रोने की आवाज़ अकेले ही रुक गया। और वो आवाज़ बंद होने के बाद मैं जब फिर से उस तरफ देखा जहाँ पर वो बच्चा सोकर रो रहा था, उस वक्त मुझे वो जगह एकदम खाली दिखाई दिया। मैं आसपास मेरे चारों तरफ देखा, फिर भी मुझे कहीं पे कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया और मैं फिर से अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की। इस बार उन सब का होश आ गया और मैं उन सबको उठाने के बाद अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और अभी तक मैं जो कुछ भी देखा, ये सभी बातें मैं उन सबको खोल कर बताया, पर उन्होंने मेरे एक भी बात को विश्वास नहीं किया और मुझे कहा कि मेरा नशा कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं ये सब उल्टा पाल्टा चीज़ देखा। और मैं जब वो रोने की आवाज़ के बारे में उन्हें बताया तो वो सब फिर से मुझे कहा वो आवाज़ कोई कुत्ता या तो बिल्ली का होगा, और ज़्यादा नशा होने के कारण मैंने उस आवाज़ को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ समझा। तब मैं भी सोचा कि शायद ये सब ठीक ही कह रहा है। ज़्यादा नशा होने के कारण ही मैं ये सब देखा और सुना। फिर हम सब वहाँ से उठ के अपने अपने घर चले आए। लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे गलत समझना मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गलती था, क्योंकि उसके अगले दिन मेरे जीवन में एक ऐसी
खौफनाक घटना घटी थी जो शायद मेरे जान ही ले लेते और मेरे चेहरे को चीर फाड़ के रख देते। अगले दिन हम 4 दोस्त फिर से उस जगह पर इकट्ठा हुआ और पहले हमने कुछ देर तक कार्ड खेला। उसके बाद हम सब खूब शराब पिए और फिर हमने वहीं पे सो गए। रात 3 बजे होंगे शायद। मेरा एक दोस्त मुझे उठाकर कहा कि उसका शरीर ठीक नहीं लग रहा और बाकी दोनों तो उल्टी भी किए हैं, इसलिए वो सब मुझे घर जाने के लिए कहा। लेकिन ज़्यादा शराब पीने के लिए मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उन सबको घर जाने के लिए कहा और मैं फिर से सो गया। फिर वो सब मुझे 2-3 बार उठाया और घर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उन सबको एक ही बात बताया और सो गया। फिर वो लोग नाराज होकर वहां से चला गया। वो सब वहां से जाने की कुछ देर बाद अचानक मेरा नींद टूट गया। कल रात की तरह एक बच्चे की रोने की आवाज सुन के, और उस आवाज को सुनते ही मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और कल रात जहां पर मैं उस बच्चे को देखा था उस तरफ देखा और मैंने देखा आज भी वो बच्चा वहां पर बैठ के अपना सर झुकाकर जोर जोर से रो रहा है। लेकिन आज वो इतना जोर जोर से रो रहा है जैसे लग रहा उसे कोई पीट रहा है। उस वक्त वहां पर मैं एकदम अकेला था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं सोचा कि ये बच्चा रेल स्टेशन की किसी पागल का भी हो सकता है, इसलिए मैं उसे 3-4 बार पुकारा, लेकिन वो मेरा एक भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर मैं परेशान होकर ट्रेन लाइन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, और वो पत्थर उसकी एकदम करीब जाके गिरते ही उसका रोना बंद हो गया और उस बच्चे ने अपना सर उठाकर सीधा मेरी तरफ देखा और फिर पता नहीं क्यों वो जल्दी जल्दी वहां से उठकर ट्रेन लाइन से नीचे उतर के जंगल के अंदर चले गए। फिर मैं फोन पर समय देखा, 4 बज गए हैं और फिर मैं घर जाएंगे ये सोच के जब वहां से उठने की कोशिश की तब मैंने देखा कि मैं नहीं उठ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे कान पर बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान पर एक बहुत गहरी चोट आई है। फिर भी बहुत कोशिश करके मैं उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मुझ में एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है और इस बार मैं पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस बार मुझे एक बहुत ही भयानक चीज दिखाई दिया। अचानक मैंने देखा कोई मेरे कांध पर बैठे हैं और उसके 2 पैर मेरे गले की 2 साइड से लटका रहा है। मेरे कांध पर बैठ के दोनों हाथ से वो मेरा बाल खींच रहा था और अपने बड़े बड़े नाखून से मेरे मुंह पर काटने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने ये देखा उसकी नाखून की काटने की वजह से मेरे चेहरे से खून भी निकल रहा है, तब मेरा डर और भी बढ़ गया।
और फिर मैं खुद को उसकी हाथ से बचाने के लिए उसके साथ लड़ना शुरू किया। कांध की ऊपर से उसको उतरने के लिए उसके साथ बहुत जबरदस्ती की। ऐसे ही कुछ देर तक मैं उनसे लड़ता रहा और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया था। और फिर जब मेरा होश आया तब मैंने देखा मैं अपने ही घर पे बिस्तर पर लेटा हूँ। और आंखें खुलने के बाद मैंने देखा कि मेरे 3 दोस्त ठीक मेरे बगल में बैठे हैं। और उन तीनों को देखते ही मुझे कल रात की वो सारी बातें याद आ गए। और कल रात वो सब वहाँ से जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो सारी बातें मैं उन सबको खोल कर बताया। और पता नहीं ये सब बोलते बोलते कब मेरे आंखों से आंसू निकल आया, क्योंकि और मैं खुद को कभी जिंदा देख पाऊंगा ये मैं नहीं सोचा था, और दोबारा कभी अपने माँ बाप से और दोस्तों से मिल पाऊंगा ये भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद मैं उन सब से एक बात पूछा कि मैं वहाँ से घर कैसे आया, और फिर वो सब मुझे जो कुछ भी बताया वो सुनकर मैं फिर से बेहोश हो गया था। वो सब मुझे बताया कि सुबह कुछ लोग स्टेशन जा रहा था ट्रेन लाइन पकड़कर, और उन्होंने मुझे ट्रेन लाइन के बीच बेहोश पड़ा हुआ देखा। पहले तो वो सब मुझे एक डेड बॉडी समझा था, क्योंकि मेरे सारे चेहरे पे खून लगा हुआ था। और फिर जब वो लोग धीरे धीरे मेरे करीब आया तब उन्हें पता चला नहीं, मैं कोई डेड बॉडी नहीं हूँ, बेहोश पड़ा हुआ एक जिंदा इंसान हूँ मैं। और वो सब मेरे ही इलाके की लोग थे, इसलिए करीब आके देखते ही वो सब मुझे पहचान लिया और वहाँ से उठाकर मुझे घर पे पहुँचा दिया। और मेरे 3 दोस्त मुझे बताया सुबह उठने के बाद उन सबको याद आ गया था कि कल रात मुझे अकेला छोड़ के वो सब अपने अपने घर चले आए थे। और ये बात याद आते ही वो सब एक दूसरे को कॉल किया। फिर जल्दी जल्दी उठकर कल रात जहाँ पर वो सब मुझे छोड़ के आए थे वहाँ पर गया। और वहाँ पर पहुँच के जब उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ तब वहाँ से सीधा वो सब मेरे घर चले आए और मुझे बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखे। और ये सब कहने के बाद आखिर में मेरे एक दोस्त मुझे एक ऐसी बात बताया जो सुनने के बाद डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर पे उठ गया। उसने बताया मेरे इलाके की जो लोग मुझे ट्रेन लाइन से उठाकर घर लेकर आया है, अगर वो लोग उस वक्त वहाँ नहीं जाते और अगर उन्होंने मुझे नहीं देखा होता तो शायद अब मैं खुद को और जिंदा नहीं देख पाते। क्योंकि जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन लाइन के ऊपर देखा था उसके कुछ ही देर बाद करीब 5 से 10 मिनट के अंदर सुबह की ट्रेन उसी लाइन के ऊपर से गुजरने वाले थे। उस रात मेरे साथ हुई हादसे का एक भी पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उस रात से आज तक और कभी मैंने शराब नहीं पिए। सिर्फ शराब क्यों, कभी किसी नशीली चीज को और मैं छू कर भी नहीं देखा। डर की एक
सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।